साथियों नमस्कार। स्टडी विद बीसी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं रीट हिंदी शिक्षण विधि पार्ट सेकंड, टेस्ट नंबर सेकंड। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, सूत्र विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रबोधन विधि, ऑप्शन नंबर 2 प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर 3 रूपरेखा विधि, ऑप्शन 4 अनुकरण विधि। तो बताइए साथियों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रूपरेखा विधि। यानी कि सूत्र विधि के नाम से रूपरेखा विधि को भी जाना जाता है, या सूत्र विधि को रूपरेखा विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अध्यापक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। तो बताइए, यह शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ा रहा है? तो साथियों, इसमें पूछा गया है कि एक जो अध्यापक है वह बालक को चित्र दिखाकर एवं प्रश्न पूछ कर कहानी पढ़ा रहा है। तो आपको बताना है कि रचना शिक्षण की ये कौन सी विधि से पढ़ा रहा है। तो चलिए साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है मोंटेसरी विधि, ऑप्शन नंबर 3 है मंत्रणा विधि, ऑप्शन नंबर 4 उद्बोधन विधि। तो चलिए साथियों, जल्दी से बताइए, कमेंट जरूर करें साथियों, और राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्बोधन विधि। यानी कि एक अध्यापक अगर बालक को चित्र दिखा रहा है और प्रश्न पूछ कर पढ़ा रहा है तो वहाँ पर उद्बोधन विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, उद्बोधन, प्रश्नोत्तर एवं प्रबोधन आदि विधियों का मिश्रित रूप होगा। तो साथियों, इसमें पूछा गया है उद्बोधन, प्रश्नोत्तर एवं प्रबोधन आदि विधियों का जो मिश्रित रूप होगा उसको क्या कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर 2 प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर 3 रूपरेखा विधि, ऑप्शन 4 मंत्रणा विधि। तो चलिए साथियों, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, जिसमें मिश्रित रूप का इस्तेमाल किया जाता है, उद्बोधन द्वारा प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं, प्रबोधन भी किया जाता है, उस विधि को हम कहते हैं रूपरेखा विधि। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बालक जब किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा अधिगम, ऑप्शन 2 शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा। तो बताइए साथियों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, किसी सीखी हुई बात का जब प्रयोग करता है बच्चा तो उसको हम कहेंगे अधिग्रहण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों, ऑप्शन नंबर 1 पावलोव ने, ऑप्शन नंबर 2 कोहलर ने, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर ने। तो बताइए साथियों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए साथियों, जो प्रतिक्रिया सिद्धांत जिसका प्रतिपादन जिसने किया उनको हम कहते हैं पावलोव। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा कि पावलोव ने प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक अपना व्याख्यान समाप्त कर बालकों से रचना कार्य को कहता है, किस विधि के अंतर्गत आता है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है उद्बोधन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर 3 मंत्रणा विधि, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों जिसमें शिक्षक अपना व्याख्यान समाप्त करके बालकों के रचना कार्य को कहता है, उस वहाँ पर जो विधि इस्तेमाल होती है वो होती है प्रवचन विधि। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा प्रवचन विधि। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो साथियों भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है, अर्थात इसमें पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में बालक सब्जेक्ट को बार बार ना भूलें, तो उस भूलने की व्यवस्था को रोकने के लिए जो तरीका अपनाया जाए वो क्या तरीका होगा। जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है क्रमबद्धता, ऑप्शन 2 अभ्यास, ऑप्शन 3 सीखना, ऑप्शन 4 नियमितता। तो बताइए साथियों इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो साथियों विस्मृति का जो असर जो बच्चे पर होता है उसको दूर करने के लिए और याद की हुई बातों को अधिक स्थायी बनाने के लिए जो मनोविज्ञान में जो सिस्टम अपनाया गया है उसको कहते हैं अभ्यास। यानी अभ्यास के द्वारा विस्मृति की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सी विधि प्राचीन काल में भी प्रचलित रही। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है शब्द प्रधान विधि, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन 3 मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा, जो ऐसी विधि जो कि प्राचीन काल में प्रचलित थी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पर। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। निम्न में से कौन सी विधि संश्लेषण विश्लेषण विधि से संबंधित है। तो साथियों इसमें पूछा गया है कि विश्लेषण और संश्लेषण जो विधि है उससे संबंधित जो विधि है इसमें कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर 1 देखो या रचो विधि, ऑप्शन नंबर 2 शब्द प्रधान विधि, ऑप्शन 3 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से जल्दी कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और इसी प्रकार के भविष्य में वीडियोज और क्वेश्चन वगैरह शिक्षण विधियों से संबंधित और राजस्थान जीके वगैरह से संबंधित मैटर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे कि भविष्य में आने वाली नई नई नोटिफिकेशन है आपके लिए समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है वो संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि से संबंधित होती है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। भाषा शिक्षण में छात्रों की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है अभ्यास प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 3 साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो साथियों बताइए जल्दी से इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए साथियों जो छात्रों में शिक्षण के दौरान क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए जो आवश्यक चीज़ होती है, अभ्यास प्रश्न करना भी आवश्यक होता है, प्रश्न पूछना भी आवश्यक होता है, अभ्यास करना भी आवश्यक होता है, साहित्यिक कार्यक्रमों का भी आयोजन
किया जाना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, भाषण शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो देखिए साथियों इसमें पूछा गया है कि भाषा शिक्षण जो किया जाता है उसके अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा होगा भाषा के शिक्षण में। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन 3 मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो बताइए साथियों क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्त से अमूर्त की ओर। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है। तो बताइए साथियों जो उद्बोधन विधि होती है उसका जो प्रयोग है वो किस स्तर पर होगा, प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर एवं सभी स्तरों पर उपयोगी होगा। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो देखिए साथियों जो उद्बोधन विधि का प्रयोग जो अधिक उपयोगी रहता है वो रहता है माध्यमिक स्तर पर। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो साथियों यहाँ पूछा गया है निम्न में से, क्वेश्चन को ढंग से समझना चाहिए है ना। निम्न में से उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि, यानी कि जो उच्च स्तर होता है उस पर रचनाओं का जो शिक्षण किया जाता है उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 उद्बोधन विधि, ऑप्शन नंबर 2 खेल विधि, ऑप्शन 3 मंत्रणा विधि, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए मित्रों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मंत्रणा विधि। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बालकों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहा गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 बच्चे जिन शब्दों को जानते हैं उसे, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं उसे, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं उसे, या फिर जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं। तो बताइए साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बालकों के जो सक्रिय शब्दकोश के बारे में जो कुछ बताया गया है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। इसमें जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं वो बालकों का सक्रिय शब्दकोश होगा, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं और उनका अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी मोस्ट हो सकता है इस बार। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य, कक्षा शिक्षण वो कविता शिक्षण जो होता है उसके अंतर्गत क्या सिखाया जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 भावों से वंचित रखा जाता है बच्चों को, भावों की अनुभूति कराई जाती है, अर्थ ग्रहण करना सिखाया जाता है एवं कोई नहीं। तो बताइए साथियों क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो देखिए कविता जो शिक्षण होता है उसमें भावों की अनुभूति कराई जाती है बच्चों को, यानी कि भावों की अनुभूति कराना। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए साथियों भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है दूसरों को सुनकर समझना, ऑप्शन नंबर 2 पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर 3 बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो बताइए साथियों इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए साथियों
भाषा शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य जो होता है दूसरों को सुनकर समझना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये भी होता है, ये भी होगा। बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना। तो अर्थात इसमें जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण के ये सभी उद्देश्य होते हैं। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 साहचर्य का, ऑप्शन नंबर 2 बोलचाल का, ऑप्शन नंबर 3 लिखने का, ऑप्शन नंबर 4 आवृत्ति का। तो साथियों जो भाषा शिक्षण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से को माना गया है? तो बताइए साथियों क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो देखिए साथियों भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 4, आवृत्ति का जो सिद्धांत है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा की लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में क्या कहलाती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 गद्य, ऑप्शन नंबर 1 पद्य कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण, ऑप्शन नंबर 4 रचना। तो बताइए साथियों इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए साथियों मौखिक एवं लिखित जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में उसको रचना कहा जाता है। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 सामान्य बोलचाल, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 3 श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न पूछने का। तो बताइए साथियों क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो साथियों जैसा कि प्रश्न से पता चलता है शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से सर्वप्रथम जो माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए वो है सामान्य बोलचाल। सामान्य बोलचाल का इस्तेमाल करते हुए और भाषा शिक्षण को आरंभ करना चाहिए। तो इसमें राइट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चल। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 और ये आज का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो साथियों ये रिवीजन के तौर पे आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें और ज़रूर इन पर गौर करें और चाहो तो इनको पेन कॉपी से नोट भी कर सकते हैं और ध्यान में रखें क्योंकि इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं वो परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। उदाहरण आदि की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है किस विधि में होता है? यानी कि उदाहरण आदि की व्याख्या तथा उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान जिस विधि में कराया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयोग या विश्लेषण विधि। तो साथियों जिस विधि में उदाहरण देकर नियम नहीं, उदाहरणों की व्याख्या करके प्रयोगों के आधार पर जो नियमों को ज्ञान जो कराया जाता है उस विधि को कहते हैं प्रयोग या विश्लेषण विधि। तो साथियों इस क्वेश्चन को भी आप वेरी मोस्ट रख सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है पेपर में आपके। तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो लाइक वो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि हमें उत्साह मिलता रहे, जिससे कि हम आपको भविष्य में नई नई वीडियोज़ बनाकर इससे संबंधित दे सकें। और साथियों बेल आइकन को अवश्य दबा लें जिससे कि हमारे चैनल से कोई भी वीडियो आउट होगा तो सबसे पहले आपको उसका मैसेज प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद साथियों, गुड नाइट।